रीबर्थ ऑफ माई लिटिल क्वीन एपिसोड 15 इंग्लिश की टीचर आकृति और पूरी क्लास हैरान होकर लव को देख रही थी, जो हेड डाउन करके ऐसे सो रही थी जैसे उसने रात भर सोया ही ना हो। आकृति गुस्से में बोली, लव, मेरी वॉच मुझे वापस करो। मैंने कहा मेरी वॉच मुझे वापस करो, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इतना कहकर वह रोते हुए टीचर से बोली, टीचर प्लीज कुछ करिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी क्लास में कोई ऐसी लड़की भी आएगी। इसने मेरी वॉच चुरा ली। यह ऐसा कैसे कर सकती है? इतना कहते हुए उसके आंसू और भी ज्यादा बहने लगे। टीचर लव के पास जाती है। उन्होंने लव के हाथ को पकड़ लिया। वो जैसे ही उसके हाथ को पकड़कर उठाने वाली थी, उससे पहले ही लव उनकी कलाई को बहुत जोर से पकड़ लेती है और अपने सर को ऊपर करके इंग्लिश की टीचर को घूरने लगी। लव ने सबकी नज़र में बहुत आराम से टीचर का हाथ पकड़ा था, पर असल में उसने टीचर के हाथ को इस तरह से दबाया था कि टीचर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। टीचर का चेहरा पीला पड़ गया और दर्द के मारे उनके आंसू निकलने लगे थे। वो हकलाते हुए बोली, छोड़ो, मेरे हाथ को छोड़ो। क्या कर रही हो लव? लव मुस्कुराते हुए बोली, पर मैंने क्या किया टीचर? जो कर रही है आप कर रही है। आप बिना किसी सबूत के मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आप मेरा हाथ मरोड़ना चाहती थी। टीचर ऐसा ही करना चाहती थी, पर वो अपनी इमेज को गिरा नहीं सकती थी। उन्होंने जल्दी से कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं बस तुम्हारे बैग को चेक करना चाहती थी। अपना बैग दिखाओ। लव के होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। टीचर एक पल के लिए डर गई। लव ने उनके हाथ को छोड़ दिया था, मगर टीचर को अपने हाथ सुन्न महसूस हो रहा था। पर पूरी क्लास के सामने अपनी इमेज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया। ये देखकर लव मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। फिर लव अपनी टेबल पर बैठते हुए अपने पैर को ऊपर करती है और किसी रानी की तरह आकृति को देखते हुए घमंड से बोली, अब तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया है, तो चलो एक शर्त रखते हैं। आकृति का दिल धड़कने लगा, पर जब उसे याद आया कि उसने कैसे लव के बैग में घड़ी रखी थी, तो वह भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, क्या शर्त है, बताओ मुझे। लव अपने बैग को पकड़ते हुए बोली, मैं तुम्हें तलाशी लेने दूंगी, पर मेरे बैग में अगर कुछ नहीं मिला तो घुटनों के बल बैठो और मुझे सासू मॉम बोलो। आकृति का चेहरा गुस्से में लाल हो गया, मगर फिर वह दांत पीसते हुए बोली, ठीक है, पर अगर घड़ी तुम्हारे बैग में मिली तो तुम पूरे कॉलेज के सामने कहोगी कि तुम एक चोर हो। यही नहीं, तुम्हें कॉलेज भी छोड़ना होगा। लव बहुत ही आराम से बोली, ठीक है, पर जल्दी करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। आजकल इंग्लिश की क्लास बहुत ही बोरिंग होने लगी है। टीचर दांत पीसते हुए कहना चाहती थी, तुम किसे बोरिंग कह रही हो? मगर आकृति का कॉन्फिडेंस देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, आकृति, जल्दी बैग चेक करो। आकृति भी जल्दी जाती है और लव के हाथ से बैग छीन लेती है। आकृति बैग खोलकर देखती है, पर उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता। वो दोबारा बैग फिर से चेक करती है, तो उसमें कॉपी, बुक्स, पेन और कुछ कैंडी मिलती है। आकृति का चेहरा काला पड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, तुमने अपने कपड़ों में छुपा लिया होगा। वो लव के कपड़े चेक करने आती है, लेकिन लव उसके हाथ को पकड़ लेती है और ठंडी आवाज में बोलती है, तुम पहले ही मेरा बैग चेक कर चुकी हो और मेरे कपड़ों में पॉकेट भी नहीं है। तुम एक बार अपना बैग क्यों नहीं चेक करती? आकृति गुस्से से बोली, मेरे बैग में कुछ नहीं है। इतना कहते ही वो अपने बैग को जैसे ही उठाकर पलटती है, उसकी घड़ी जमीन पर गिरती है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। लव के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई थी, क्योंकि उसे पता था कि आकृति ने क्या किया है। इसलिए उसने पहले से ही अपने बैग से घड़ी निकालकर आकृति के बैग में डाल दी थी। टीचर का चेहरा भी काला पड़ गया था। वह एकदम से बोली, आकृति, घड़ी तो मिल गई है। चलो, कोई बात नहीं, अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। मगर लव का चेहरा ठंड हो गया। वो सीरियस होकर बोली, एक मिनट, अभी तक आकृति ने घुटनों के बल बैठकर मुझे सासू मॉम नहीं कहा है। आकृति गुस्से में बोली, क्या तुम पागल हो? मैं ऐसा क्यों करूं, भले ही घड़ी मेरे पास मिली है। फिर वो गुस्से से मन में बोली, आखिर घड़ी मेरे बैग में आई कैसे? टीचर गुस्से में बोली, लव, घमंडी मत बनो। अगर तुमने ज्यादा शोर मचाया तो मैं तुम्हें क्लास से निकाल दूंगी। लव आराम से अपना फोन निकालती है और मुस्कुराकर बोली, ठीक है, तो फिर प्रिंसिपल सर और पुलिस को ही डिसाइड करने देती हूँ। वैसे भी आप सब ने मुझे मेंटली टॉर्चर किया है। कम से कम 2 साल की जेल की सजा हो सकती है। आकृति घबराकर बोली, क्या कर रही हो तुम? और मेरे डैडी बहुत अमीर हैं, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लव उसकी बात को इग्नोर कर देती है,
लेकिन आकृति अंदर से डर रही थी क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी। अगर उन्हें पता चल गया कि वह ऐसी मुसीबत में फंसी है तो प्रॉब्लम हो सकती थी। ऊपर से उसके डैड भी उसकी सौतेली माँ से उसे बचा नहीं पाएंगे, भले ही वो उसे कितना ही प्यार करते हों। ये सोचते हुए आकृति ने डरते हुए कहा, ठीक है, मैं माफी मांगूंगी। इतना कहते ही वो गुस्से से दांत पीस लेती है। उसका सर नीचे था, उसने मुट्ठी बंद करते हुए मन में कहा, अगर मेरी सौतेली माँ न होती तो मैं तुमसे बिल्कुल माफी नहीं मांगती। ये सोचते हुए आकृति घुटनों के बल बैठ जाती है और अपने आंसू रोकते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए सासू मॉम। इतना कहते ही वह उठी और अपना बैग लेकर रोते हुए क्लास से बाहर भाग गई क्योंकि उसकी इमेज सभी के सामने बर्बाद हो चुकी थी। सभी उस पर हंस रहे थे। लव भी अपने बैग को उठाती है और क्लास से बाहर चली जाती है। लव अंगड़ाई लेते हुए खुद से बोली, अगर तुम मुझसे न उलझती तो तुम्हें ये सब न करना पड़ता। वो आकृति को इग्नोर कर देती है और इधर उधर घूमने लगती है। तभी अचानक से कोई आकर लव पर हमला कर देता है। लव पलट जाती है और एक जोरदार लात उस आदमी के पेट पर मारती है। फिर उसकी गर्दन को पकड़कर उसे एक खाली क्लास में खींच ले जाती है। उसने आदमी के पेट पर फिर से लात मारी और उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए ठंडी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम मुझे मारना चाहते हो? वो आदमी डरते हुए बोला, टाइगर, मैं मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुमने नहीं कहा था कि दुश्मनों पर नजर रखो और मेरे हस्बैंड के बारे में पता करो? मेरे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से द्रांश रंधावा के बचपन में उनके दोस्त ने कुछ किया था, तभी उन्हें एलर्जी हुई थी। आपने जो ब्लड हमें दिया था उससे बहुत कुछ साफ हो गया है। आप एक बार मेरे साथ चलकर लैब में सब देख लीजिए। लव की आंखें ठंडी हो गईं। अथर्व के लिए उसके मन में पहले से ही नफरत थी और अब यह नफरत और बढ़ गई थी। उसने अपना सिर हिलाया और मास्क पहनकर तुरंत उसके साथ चली गई। वहीं दूसरी तरफ द्रांश सीरियस होकर अपना काम कर रहा था। तभी कपिल केबिन में आता है और परेशान होकर बोला, बिग बॉस, आपके फादर ने लव मैडम पर नजर रखने के लिए किसी को भेजा है। उन्होंने आपके बड़े भाई से भी मदद मांगी है। ये सुनते ही द्रांश के चेहरे पर ठंडक छा गई। उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। कपिल को समझ नहीं आ रहा था कि द्रांश गुस्से में है या नहीं। अचानक द्रांश अपने सर को ऊपर करता है और ठंडे स्वर में पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कल जो हमला हुआ था उसके कारण बेबी गर्ल मुझसे डरेगी या वह मुझे प्यार नहीं करेगी? कपिल कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहता था मगर वह अपनी जगह पर जम गया। उसके मुंह से अब शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने परेशान होकर मन में कहा, बिग बॉस, दुश्मनों पर ध्यान दीजिए। क्या हर प्यार में पागल इंसान ऐसे ही सोचता है? अगर आप ऐसे ही प्यार में पागल हो जाएंगे तो दुश्मनों के बारे में कौन सोचेगा? पर उसने ये सब सामने कहने की हिम्मत नहीं की और अपने गले को साफ करते हुए हिम्मत जुटाकर बोला, नहीं बिग बॉस, मुझे लगता है मिस लव तो काफी स्ट्रांग है। वह ऐसे नहीं डरेगी और मुझे नहीं पता कि वह आपको पसंद करेगी या नहीं। ये सुनते ही द्रांश के एक्सप्रेशन तुरंत काले पड़ गए। उसने कपिल को ऐसे देखा जैसे अभी जान से मार डालेगा। उसने कॉल्ड वॉइस में कहा, इस महीने तुम्हें कोई सैलरी नहीं मिलेगी, गेट आउट। कपिल अवाक था क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, मगर उसकी सैलरी कट चुकी थी और वह वहां से चला गया। शाम के 7 बजे बज रहे थे। आज रक्षित के घर पर बैचलर पार्टी थी। उसने कई बार द्रांश से कांटेक्ट किया मगर द्रांश ने उसे हर बार इग्नोर किया। पर बहुत मुश्किल से डॉक्टर ऋषि की मदद से वो द्रांश को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन द्रांश ने अभी हाँ नहीं कहा था। द्रांश का विला, लव अपनी ड्रेस को देखती है जिस पर मिल्क गिरा था। फिर वो दिव्य को देखती है जो मासूमियत से बिस्तर पर बैठा उसे देख रहा था। लव उसे डांटते हुए बोली, आखिर तुम्हें मिल्क से इतनी नफरत क्यों है? उस दिन तो तुमने काफी अच्छे से मिल्क पी लिया था। ये सुनकर दिव्य दांत दिखाने लगा क्योंकि उसने सारा मिल्क तो द्रांश को पिला दिया था, ये कहकर कि लव ने उसे पीने के लिए दिया था। लव गुस्से से बोली, मुझे दांत दिखाना बंद करो और जाकर होमवर्क करो, मैं अभी आकर चेक करूंगी। ये सुनते ही दिव्य उदास हो गया, लेकिन लव की डांट से बचने के लिए वो जल्दी से भाग गया। लव ने देखा कि दिव्य के शूज दरवाजे के पास पड़े हुए थे तो उसने उन्हें उठाकर किनारे रख दिया। इसी समय द्रांश कमरे में आया और सोफे के पास जाकर बैठ गया। लव ने अपने टॉवल को सोफे से उठाया और वॉशरूम में चली गई। शावर लेने के बाद उसने टॉवल पहना और अपने गीले बालों को दूसरे टॉवल से साफ किया। जैसे ही उसने कपड़े पहनने के लिए अपने कपड़े उठाए, उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गईं। उसने जल्दी जल्दी कपड़े पलटे और उसके चेहरे पर अजीब भाव आ गए।
उसने चारों ओर देखा, लेकिन इनरवियर कहीं नहीं मिला। माथे को रगड़ते हुए उसने कहा, मेरे इनरवियर कहाँ है? ये तो केवल शॉर्ट्स और शर्ट है, मैं इनरवियर साथ लाई थी। वो दोबारा कपड़े इधर उधर करके देखने लगी, लेकिन इनरवियर नहीं मिली। उसने होठों को दबाते हुए सोचा, क्या द्रांश रूम में होगा? ये सोचते ही वो होठों को दबाते हुए डोर थोड़ा सा खोलकर बाहर देखती है। वो सोचने लगी कि वो इस हालत में द्रांश के पास कैसे जाए। उसने देखा कि द्रांश सोफे पर बैठा लैपटॉप में कुछ कर रहा था। जब उसकी नज़र द्रांश के पैरों के पास पड़ी तो उसकी आंखें और बड़ी हो गईं, क्योंकि उसकी इनरवियर वहीं पड़ी थी। लव हड़बड़ा कर खुद से बोली, ओह नो, यह क्या हो गया? मैं इसे कैसे लाऊं? दरवाजा खुला है, अगर दिव्या आ गया तो मैं बाहर नहीं जा सकती। लव ने माथे को रगड़ते हुए द्रांश को और उसकी पैरों के पास पड़ी इनरवियर को देखा। उसका चेहरा लाल हो गया, ये सोचकर कि वह द्रांश से कैसे कहे कि उसे उसकी इनरवियर लाकर दे दे। द्रांश को पता था कि लव वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ी थी और लगातार उसे देख रही थी। जब द्रांश ने और बर्दाश्त नहीं किया तो उसने लैपटॉप बंद किया और ठंडी निगाहों से लव को देखते हुए पूछा, बेबी गर्ल, क्या तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ शावल लूं? लेकिन तुम ये बात डायरेक्ट नहीं बोल पा रही हो क्योंकि तुम्हें शर्म आ रही है। लव का चेहरा पहले से ही लाल था, अब और भी लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, कितने बेशर्म हो। लेकिन जब उसे याद आया कि उसे द्रांश की मदद की जरूरत है तो उसने अपने होठों को दबा लिया और बहुत ही मीठी आवाज में बोली, द्रांश सुनो ना। द्रांश ने उसकी मीठी आवाज सुनी और लव को शक भरी आंखों से देखने लगा, क्योंकि लव ने अभी उसे गुस्से में देखा था और अचानक प्यार से बोल रही थी। द्रांश ने सरकास्टिक टोन में मुस्कुराते हुए आराम से सोफे पर बैठते हुए कहा, क्या हो सकता है कि तुमने कुछ नहीं पहना हो और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस तरह देखूं? बेबी गर्ल, तुम नॉटी होती जा रही हो। वो उठने लगा, लेकिन लव ने जल्दी से कहा, तुम उठ क्यों रहे हो? द्रांश ने कंधे को ऊपर करके आराम से कहा, क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें देखूं, इसलिए मुझे आना तो पड़ेगा। लव ने शर्मिंदगी से कहा, बकवास मत करो, कौन चाहता है कि तुम मुझे देखो? मुझे बस एक हेल्प चाहिए। द्रांश के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन फिर वह आराम से बैठ गया। लव की नजरें फिर से द्रांश के पास पड़ी इनरवियर पर पड़ी। द्रांश उसकी नजरों का पीछा करता है तो अचानक उसके काम लाल हो गए। लव ने देखा कि द्रांश को पता चला गया कि उसे क्या चाहिए, तो वह होठों को दबाते हुए धीरे से बोली, तुम मुझे उसे क्यों नहीं देते? वो गलती से गिर गया था। द्रांश की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। द्रांश ने पहले अपने बालों में हाथ फेरा और फिर लव के कपड़े उठाकर सोफे पर रख दिए। आराम से बोला, ठीक है, आओ और ले लो। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मेरा क्या फायदा? हर बिजनेसमैन को हर चीज में प्रॉफिट चाहिए होता है। लव ने गुस्से में द्रांश को देखा, जिसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। उसे पता था कि द्रांश जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। फाइनली द्रांश ने अपनी जगह पर खड़े होकर डेविल स्माइल करके कहा, ठीक है, मैं तुम्हें देने आता हूं, लेकिन मुझे क्या चाहिए ये भी तुम जानती हो। अचानक लव को द्रांश की बात याद आई जो उसने सुबह कही थी। लव के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने शर्माते हुए कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। द्रांश की शैतानी आंखों में चमक थी, जैसे लव ने इस शैतानी राजा को खुश कर दिया हो। लव वॉशरूम के दरवाजे के पास अभी भी अपना सर बाहर निकालकर खड़ी थी। उसे उम्मीद थी कि द्रांश आसानी से उसकी बात नहीं मानेगा। हुआ भी ऐसा था, लेकिन फिर भी लव को ऐसा लगा कि वह घाटे में नहीं थी। द्रांश जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और अपने हाथ को आगे किया। लव जैसे ही अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, द्रांश एकदम से अपने हाथ को पीछे करके डेविल स्माइल करने लगा। ये देखकर लव उससे नाराज होकर बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे दो। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसी तरह यहां पर खड़ी रहूं? द्रांश ने गौर से लव के चेहरे को देखा, फिर उसकी नजरें नीचे की तरफ जाने लगी। उसे टॉवल का कुछ हिस्सा दिखा। उसने अपने हाथ को दीवार पर रख दिया और आराम से टेक लगाकर खड़े होते हुए सरकास्टिक अंदाज में बोला, बेबी गर्ल, तुमने टॉवल पहना है, अब तुम्हें किस बात का डर है? लव उसके हाथ में पकड़े अपने इनरवियर को घूरते हुए बोली, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे वापस करो। पर द्रांश ठंडे भाव से खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि उसका कोई इरादा नहीं था कि वह लव को उसके कपड़े वापस करे। लव अपने दांत पीसती है और फिर मुट्ठी बनाते हुए बोली, क्या मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी? द्रांश उसे घूरते हुए देखने लगा। उसकी आंखों में डिजायर और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने अपने होठों को काटते हुए धीरे से कहा, मेरे जैसे आदमी के लिए 30 सेकंड काफी नहीं है। लव ने आंखें छोटी करके कहा, लोग सच कहते हैं,
इंसान को जितना मिलता है वो उससे और ज्यादा की उम्मीद करता है। तुम भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। द्रांश ये सुनते ही जल्दी से दरवाजा बंद होने से पहले अपने पैर को आगे लगा देता है और अंदर घुस जाता है। उसने वॉशरूम के दरवाजे को बंद कर दिया और उसके होठों पर ऐसी मुस्कान थी जैसे वो बस लव को खा जाना चाहता हो। द्रांश धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लव की कमर पकड़ लेता है। लव ने शावर लिया था। उसकी बॉडी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी जो द्रांश को मदहोशी में डाल रही थी। उसके गालों को छूते हुए वो मदहोशी में बोला, बेबी गर्ल, चलो 1 मिनट पर डील करते हैं, 30 सेकंड बहुत कम है। ये कहते हुए उसने अपने हाथ को धीरे धीरे ऊपर ले जाकर लव के कंधे पर रखा, फिर उसके गर्दन से नीचे ले जाकर टॉवल को पकड़ लिया। लव की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसने अपने होठों को दबाकर अपनी आंखें बंद कर ली। लव ने महसूस किया कि द्रांश का हाथ और नीचे जा रहा था। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया और वो खुद में सिमटने लगी। 10 मिनट बाद लव वॉशरूम से बाहर निकली। उसका पूरा चेहरा लाल था, पर वह गुस्से में भी थी। उसने अपने गीले बालों को पीछे किया। इस वक्त द्रांश भी वॉशरूम से बाहर निकला। उसके चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल थी और आंखों में अजीब सी चमक। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए ऊपर से नीचे तक लस्ट भरी नजरों से लव को देख रहा था। लव बेड से एक तकिया उठाती है और द्रांश की तरफ देखते हुए गुस्से में बोली, तुमने सिर्फ 1 मिनट कहा था, पर यह पूरे 10 मिनट हुए। द्रांश बेशर्मी से बोला, बेबी गर्ल, सिर्फ 9 मिनट और 1 सेकंड ही मैंने वो किया, बाकी टाइम तुमने कपड़े चेंज किए थे। लव अपने दांत पीसती है और दूसरा तकिया उठाकर द्रांश के ऊपर फेंकते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की अपने कपड़े चेंज कर रही थी, क्या तुम एक जेंटलमैन की तरह वॉशरूम से बाहर नहीं जा सकते थे? द्रांश उसे ठंडे भाव से देखते हुए जवाब देता है, आई एम योर हस्बैंड, बेबी गर्ल। मुझे लगा तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए मैं वहां था। कहते हुए उसने अपने होठों को अजीब तरीके से चबाया। लव को लगा कि उसका वहां रुकना बेकार था। उसने द्रांश के चेहरे को दोबारा देखा जो बेहद ठंडा और सीरियस लग रहा था, फिर अपना पैर पटकते हुए तुरंत रूम से बाहर चली गई। वो जब दिव्या के छोटे से स्टडी रूम में पहुंची तो उसे रोने की आवाज सुनाई दी। उसने अपने माथे को रगड़कर कहा, ये दोनों मुझे कितना परेशान करते हैं, अभी तो मैं यहीं हूं, फिर ये क्यों रो रहा है? इतना कहते हुए वो जल्दी से स्टडी रूम में गई। उसने देखा दिव्य स्टडी टेबल पर बैठा रो रहा था और कपिल उसे समझा रहा था। लव को देखते ही कपिल जल्दी से दूर खड़ा हो गया। लव अपने हाथ बांधते हुए उसे घूर कर बोली, दिव्य, अब तुम क्यों रो रहे हो? मैंने तुम्हें होमवर्क करने के लिए भेजा था। द्रांश भी इस वक्त वहीं आ गया। दिव्य को बहुत अच्छे से पता था कि होमवर्क और पढ़ाई के मामले में लव बहुत ही ज्यादा सख्त है, इसलिए वो तुरंत टेबल से कूदते हुए द्रांश के पास भाग कर गया और जोर जोर से रोते हुए बोला, डैडी। द्रांश ने उसे गहरी आंखों से देखा और फिर उसे गोद में उठा लिया। उसने उसके गालों को सहलाते हुए नर्म आवाज में पूछा, क्या हुआ? दिव्या ने स्टडी टेबल की तरफ इशारा करते हुए फिर से रोना शुरू कर दिया। दिव्या स्टडी टेबल की तरफ इशारा करते हुए रोते रोते बोला, डैडी, टीचर ने बहुत सारा होमवर्क दिया है और दिव्या से ये नहीं हो पा रहा। दिव्या के लिटिल लिटिल हैंड्स पेन कर रहे हैं। मम्मा से कहिए ना कि वो टीचर को बोले कि अब होमवर्क ना दे। टीचर बहुत सारा होमवर्क देते हैं और दिव्या अभी छोटा सा है। दिव्या के और जोर से रोने पर लव टेबल पर जाकर चेक करती है। उसने देखा कि दिव्या ने सिर्फ आधा पेज ही किया था और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा था। लव कोल्ड भाव से दिव्या को देखते हुए ऑर्डर दिया, दिव्या, होमवर्क पूरा करो और बहाने बनाना बंद करो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम होमवर्क से बचना चाहते हो। दिव्या द्रांश के गले लगते हुए बोला, डैडी, दिव्या के लिटिल लिटिल हैंड्स पेन कर रहे हैं। डैडी, आप टीचर से कहिए ना कि वो दिव्या को इतना होमवर्क न दे। द्रांश का चेहरा गंभीर हो गया। उसने होमवर्क देखा और उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। उसने लव की तरफ देखा और वहां का माहौल स्ट्रेसफुल हो गया। लव ने दिव्या को अपनी गोद में लेते हुए कहा, दिव्या, बहाने बनाना बंद करो, ये थोड़ा सा होमवर्क है। अचानक द्रांश ने लव का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और ठंडे भाव से होमवर्क की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम इसे थोड़ा सा कहती हो? ये कितना ज्यादा होमवर्क है? अगर मेरे बेटे ने ये किया तो जाहिर तौर पर उसका हाथ दर्द करेगा। लव हैरानी से बोली, ये सिर्फ 3 पेज का होमवर्क है, क्या तुम इस छोटे से बच्चे को ज्यादा ही नहीं बिगाड़ रहे हो? द्रांश ठंडे भाव से बोला, द्रांश रंधावा का बेटा इन छोटे छोटे होमवर्क को करने के लिए नहीं बना है, उसे फ्यूचर में कुछ बड़ा करना है। मैं प्रिंसिपल से बात करूंगा।
क्या वो बच्चों को इतना होमवर्क देकर मार डालना चाहते हैं? द्रांश कपिल को कुछ ऑर्डर देता है। लव को ऐसा लगने लगा कि द्रांश दिव्य का असली पिता था, जबकि वह खुद एक सौतेली माँ थी। वो तुरंत कपिल की तरफ घूरते हुए बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल बात है। उसके बाद लव दोनों बाप बेटे को देखते हुए परेशान होकर वहां से चली गई। फिर वह राहु और केतु को कॉल करके कुछ बात करती है। रात हो चुकी थी और एक बैचलर पार्टी का समय आ गया था। द्रांश अभी तक जाने को तैयार नहीं था, लेकिन उसे ऐसी बात पता चली जिसकी वजह से वह जाने के लिए मान गया। यह एक बैचलर पार्टी थी जहां सिर्फ लड़के थे, इसलिए द्रांश ने लव को कुछ भी नहीं बताया और कपिल और कैप्टन के साथ होटल की तरफ चला गया। सभी एक प्राइवेट रूम में इकट्ठे थे। द्रांश सबसे अलग ठंडे भाव से सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और रक्षित भी कुछ दूरी पर था। डॉक्टर ऋषि द्रांश के पास आकर बैठ गया और अथर्व भी बैठा द्रांश को देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ प्लानिंग चल रही थी। वहां लगभग 15 लड़के मौजूद थे। सभी ने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। शराब की बोतलें कतार से रखी हुई थी। अचानक प्राइवेट डोर खुला और मेघा एटीट्यूड के साथ अंदर आई। द्रांश की आंखें तुरंत छोटी हो गईं। उसने डॉक्टर ऋषि की तरफ देखा तो ऋषि भी हैरान था। मेघा के साथ नैना भी थी और उनके पीछे 6-7 और लड़कियां थीं। नैना अदा से मुस्कुराते हुए द्रांश के करीब आए, मगर द्रांश ने पीछे खड़े कैप्टन को देखा, जो तुरंत नैना को बीच रास्ते में रोक देता है। नैना का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोली, द्रांश, हम यहाँ मिल गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ मिलोगे। द्रांश अब भी गुस्से में और ठंडे भाव से डॉक्टर ऋषि को देख रहा था। ऋषि जल्दी से रक्षित की तरफ घूरते हुए बोला, क्या ये बैचलर पार्टी नहीं है, तो यहाँ लड़कियां क्या कर रही हैं? रक्षित ने हैरानी से अथर्व की तरफ देखा और बोला, ये सब की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अथर्व ने गले को साफ करते हुए कहा, मैंने सोचा कि अकेले मजा नहीं आएगा, इसलिए लड़कियों को बुला लिया। ये मत समझो कि मेरा गलत इरादा था। ये लोग घर पर बोर हो रही थी। वैसे भी ये सिर्फ एक नॉर्मल पार्टी है। अथर्व ने ये सब इस तरीके से कहा कि सुनने में सब कुछ नॉर्मल लगे। अचानक द्रांश खड़ा हो गया। उसने ठंडे भाव से अपने जेब में हाथ डाला और जाने लगा। मेघा एकदम से बोली, द्रांश, इतने नैरो माइंडेड मत बनो। क्या तुम सिर्फ एक लड़की के लिए इतने नाराज हो गए? जो हुआ वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। वैसे भी मेरी शादी है। क्या तुम्हें यहाँ रुककर पार्टी एंजॉय नहीं करनी चाहिए? तुम चाहो तो अपनी वाइफ को भी बुला सकते हो। द्रांश कोई जवाब नहीं देता। तभी रक्षित रिक्वेस्ट करते हुए बोला, द्रांश, अब तुम आ गए हो तो थोड़ी देर रुक जाओ। मैं वादा करता हूँ आधे घंटे बाद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। हम काफी सालों से फ्रेंड्स हैं। वैसे भी शराब पीने के बाद मैं अकेले घर नहीं जा सकता। तुम्हें ही मुझे छोड़ना होगा। द्रांश की नजर कैप्टन से मिली, फिर वो चुपचाप बैठ गया। नैना और मेघा तो खुश हो गईं, लेकिन कैप्टन और कपिल की तीखी नजरें उन पर थीं। अचानक कपिल अपना फोन निकालता है और एक फोटो खींचते हुए सीधा लव को भेज देता है। द्रांश को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह एक कोने में आराम से बैठा था और अपनी वाइन पी रहा था। ऋषि भी उसका साथ दे रहा था, मगर बाकी सारे लड़के और लड़कियां एंजॉय कर रहे थे। नैना की नजर बार बार द्रांश की ओर जा रही थी। ये देखकर ऋषि अपने माथे को मसल कर बोला, ऐसा लग रहा है ये दोनों लड़कियां तुम्हें खाने आए हैं। तुम्हें संभल कर रहना होगा। द्रांश ठंडे भाव से मुस्कुराकर बोला, क्या तुम अपनी बहन को इस तरह बोल रहे हो? ऋषि मुंह बनाकर बोलता है, प्लीज इस घटिया लड़की को मेरी बहन मत कहो। उसे निराश देखकर द्रांश को अच्छा लगा। तभी एक वेटर वाइन की एक और बोतल लेकर आता है। नैना और मेघा मुस्कुराने लगती है। वेटर तुरंत वहां से चला गया। ऋषि आगे बढ़कर 2 गिलास में वाइन डाल देता है। वो थोड़ा दूर ही बैठा था। द्रांश ने एक और वाइन का गिलास उठा लिया और उसे घुमा रहा था। नैना एटीट्यूड के साथ अपना फोन निकालती है। उसने देखा कि द्रांश के पास किसी का कॉल आया है। द्रांश तुरंत उठकर बाहर चला जाता है। इस बात का फायदा उठाकर नैना द्रांश की जगह पर बैठ जाती है। उसने तुरंत फोन निकाला और अपने गिलास को टेबल पर रखते हुए फोटो क्लिक कर ली। इस फोटो में द्रांश और उसके वाइन के गिलास रखे थे, जो आधे भरे हुए थे। उसके बाद नैना अपनी आधी फोटो खींचती है और तुरंत लव को भेज देती है, क्योंकि यह नंबर उसे बहुत मुश्किल से मिला था। ऋषि घूरते हुए बोला, यह क्या बदतमीजी है? तुम्हें अच्छे से पता है कि द्रांश अब यहाँ नहीं बैठ सकता। तुमने ये जगह गंदी कर दी।
नैना कोई जवाब नहीं देती तो ऋषि गुस्से से द्रांश के पीछे रूम से बाहर चला गया। वहीं लव सोने की प्लानिंग कर रही थी। उसने जैसे ही दिव्य को गले लगाकर लेटा, अचानक उसका फोन बजा। पहले तो वो इग्नोर कर देती है, लेकिन जब फोन फिर से बजा तो वो उठा लेती है। उसने जैसे ही क्लिक किया, सबसे पहले उसे कपिल का मैसेज दिखा, जिसमें फोटो थी। द्रांश सोफे पर बैठकर वाइन पी रहा था और कुछ ही दूरी पर नैना और मेघा उसे लालच भरी नजरों से देख रही थी। ये देखते ही उसकी आंखें छोटी हो गईं। दूसरा मैसेज उसे एक अननोन नंबर से आया था। जब लव ने उसे खोलकर देखा तो उसमें 2 वाइन के गिलास और नैना की आधी फोटो थी। साफ पता चल रहा था कि वो द्रांश की जगह पर बैठी थी। नैना ने एक और मैसेज भेजा था, जिसमें लिखा था, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही द्रांश को टच कर सकती हो? वो मुझे भी टच कर सकता है, और आज रात उसने मुझे होटल रूम में बुलाया है, क्योंकि वह यहीं रुकने वाला है। वो मुझसे प्यार करता है, और आज रात वो पूरी तरह से मेरा हो जाएगा। उसने खुद कहा है कि वो मुझे पाना चाहता है। लव को बहुत गुस्सा आया। गुस्से के कारण उसकी मुट्ठी कस गई और उसका शरीर कांपने लगा। गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरते हुए वह धीरे से बोली, मुझे पता है, वो बस मुझे गुस्सा दिलाना चाहती है, पर मुझे गुस्सा आ रहा है कि द्रांश ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। वैसे भी वह आदमी चालाक है, वो आराम से बच जाएगा। कपिल और कैप्टन भी उसके साथ है। मैं क्यों परेशान हो रही हूँ इसके लिए? इतना कहते ही वो गुस्से में लेट जाती है। 10 मिनट तक वो करवट बदलती रहती है, पर उसे नींद नहीं आती। नींद आए भी कैसे, जब उसका पति किसी और के साथ था। लव उठकर बैठ जाती है। वो अपने पिछले जन्म को याद करने की कोशिश करती है कि क्या उसे कभी कुछ पता चला था कि द्रांश पार्टी में गया था, मगर उसे कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि वो द्रांश के बारे में ज्यादा खबर नहीं रखती थी। दिव्य गहरी नींद में सो रहा था। जब लव से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपना फोन लिया और तुरंत किसी को दिव्य का ध्यान रखने को कहकर वहां से निकल गई। पार्टी चल रही थी, मगर अचानक द्रांश की सारी कार खराब हो जाने के कारण कुछ वक्त के लिए वह इस होटल में रुका था। उसके रूम के बाहर कोई बॉडीगार्ड भी मौजूद नहीं थे। तभी नैना अपने शराब के गिलास को रखती है। उसने शराब पी थी, जिस कारण उसके गाल और भी गुलाबी हो गए थे और उसके होंठ भी बहुत ही ज्यादा आकर्षक लग रहे थे। वो अदा के साथ अपने बालों को कान के पीछे करती है और धीरे धीरे चलते हुए प्राइवेट रूम से बाहर निकल गई। उसने आसपास अपनी नजरें घुमाकर देखा, फिर डेविल स्माइल करते हुए थोड़ा आगे बढ़ी। वहीं पर एक परछाई खड़ी थी। उसने उसके पास जाकर धीरे से बोला, उसका रूम बताओ। उस आदमी ने एक निगाह डाली और ठंडे भाव से कहा, स्कैन करना कार्ड को, जो भी काम करना अलर्ट होकर करना। नैना हंसकर बोली, आज द्रांश सिर्फ मेरा हो जाएगा। उसने भी शराब पी रखी है, इस वक्त वो आराम कर रहा है। अगर वो कुछ नहीं करेगा तो भी एक ही रूम में हम दोनों को देखकर लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। फिर उसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी और उसे उस लड़की को छोड़ना होगा। उसके चेहरे पर घमंड साफ नजर आ रहा था। वो चाबी पर रूम नंबर देती है और उसके बाद द्रांश के रूम की तरफ जाने लगती है। वो बहुत ही धीरे धीरे और अदा के साथ चल रही थी। द्रांश के कमरे के बाहर खड़े होकर उसने आसपास देखा, फिर कार्ड को स्कैन किया। दरवाजा धीरे से खुल गया। नैना अंदर जाती है। अंदर अंधेरा था, मगर फिर भी वह थोड़ा थोड़ा देख पा रही थी कि कोई बेड पर लेटा हुआ है। उसके शरीर पर ज्यादा चादर, बस उसके सिर के थोड़े थोड़े बाल नजर आ रहे थे। नैना ये देखकर मुस्कुराई। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और कार्ड को टेबल पर रखते हुए बेड की तरफ बेचैन होकर देखने लगी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और पागलपन से कहा, द्रांश, मैं तुम्हें कितने वक्त से पसंद करती थी। हर रात मैं सिर्फ तुम्हारे सपने देखती थी। जब भी मैं उठती थी, मैं उम्मीद करती थी कि आज तुम मुझे अपनी बाहों में भरोगे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने कितनी कोशिश की तुम्हारी मॉम को अपनी तरफ करके तुमसे शादी कर लूं, पर तुम्हारी मॉम मुझे पसंद तो करती थी मगर कभी अपनी बहू नहीं बनाया। मैं आज अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। वह धीरे धीरे बेड के पास आ जाती है। वह धीरे से बेड पर बैठ गई। उसने देखा द्रांश सो रहा है, तो वह धीरे से और खिसक जाती है, पर द्रांश कोई हलचल नहीं करता है। तो नैना की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने वन पीस ड्रेस को अपने कंधे से नीचे उतार दिया, फिर अपने सैंडल को भी उतारकर वो पूरी तरह से लेट गई। नैना जाकर पीछे से द्रांश को एकदम से गले लगा लेती है। उसने देखा द्रांश को कुछ नहीं हुआ। एक्साइटेड होकर बोली, मुझे पहले से ही पता था, तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई है, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। मैं कितनी खुश हूँ, बता नहीं सकती। नैना के हाथ धीरे धीरे द्रांश की बॉडी पर घूमते हुए उसके शर्ट के बटन खोल रहे थे।
नैना उसके शर्ट के बटन खोलकर अपने हाथों को उसके शरीर पर फिराते हुए उसके बेल्ट को खोलने लगी और बहुत ही प्यार से बोली, द्रांश, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। द्रांश, आई लव यू। तुम मेरे हो जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। मुझसे ज्यादा कोई तुमसे प्यार नहीं कर सकता है। देखो, आज रात हम दोनों इस कमरे में अकेले हैं। नैना को महसूस हुआ कि उसके छूने से द्रांश रिएक्ट कर रहा था, तो वह खुश हो गई। अगले ही पल नैना चादर को हटा देती है और अपने कपड़े उतारते हुए वह द्रांश के ऊपर आ गई और उसके होठों को चूमकर बोली, आज रात सिर्फ हमारी होगी। सब कुछ भूल जाओ, बस मुझे याद रखो। इतना कहते ही वो किस करना शुरू कर देती है। द्रांश भी कसकर नैना की कमर को पकड़ लेता है और उसका साथ देने लगता है। ये देखकर नैना खुश हो गई। वहीं लव पहले ही होटल पहुंच चुकी थी। उसे डॉक्टर ऋषि से पता चला था कि द्रांश होटल के रूम में है। वो उसके रूम की तरफ आ रही थी। द्रांश के रूम का डोर बंद था, मगर लव को बहुत अच्छे से आता था लॉक को तोड़ना। वो बहुत ही चालाकी से उसे तोड़ देती है और अंदर चली जाती है। उसके कदम बहुत धीरे थे, उसे इन सब का बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए कोई आवाज नहीं हुई। जब बेड पर चढ़ रही थी, तभी लव आ गई थी। वो हर एक चीज अच्छे से देख रही थी। अचानक उसकी आंखों में एक चमक आ गई और होठों पर डेविल स्माइल। वो अचानक वहां से बाहर निकल गई। लव इधर उधर कुछ चेक कर रही थी। लास्ट में वो बालकनी साइड आ गई और चुपके से अपना फोन निकालकर होटल के सीसीटीवी फोटोज को हैक कर लिया। वो जल्दी जल्दी कुछ चेक करने लगी, फिर अपने फोन को जेब में रखते हुए वो 30वें फ्लोर पर आ जाती है। उसने देखा कि पूरे 30वें फ्लोर पर बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। लव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी कैप्टन जल्दी से लव के पास आता है और सिर झुकाकर रिस्पेक्टफुली बोलता है, मैडम, बिग बॉस उस वाले रूम में है। लव हैरान होकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर हैरानी देखकर कैप्टन अपने बालों में हाथ फिराते हुए अजीब भाव से बोला, बिग बॉस ने हमें कहा था कि आप आने वाली है। लव और भी ज्यादा हैरान हो गई, मगर फिर ज्यादा ध्यान न देते हुए रूम की तरफ जाने लगी। कैप्टन भी हैरानी से बोला, आखिर बिग बॉस को कैसे पता चला कि मैडम आने वाली है? फिर वो चुपचाप दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। लव जैसे ही रूम के अंदर जाती है, उसने देखा द्रांश सोफे से सिर टिकाकर बैठा हुआ था। लव जैसे ही उसके पास पहुंची, द्रांश अपनी आंखें खोलकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। उसने लव की ठुड्डी को पकड़ा और ठंडे भाव से बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, बेबी गर्ल? लव झूठ बोलते हुए बोली, मैं बस घूमने आई थी। द्रांश हल्के से मुस्कुराया, उसे जलन साफ नजर आ रही थी। फिर वह लव के गालों को सहलाते हुए उसके गालों पर चूम लेता है। लव का मुंह बन गया, पर उसे द्रांश से वाइन की स्मेल आ रही थी। द्रांश की आंखें काफी नशीली हो गई थीं, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक नजर आ रही थी। ये देखकर लव दूर होने लगी, मगर द्रांश उसे खींच लेता है। अचानक लव को अपने पिछले जन्म का एक इंसिडेंट याद आता है। उसकी आंखें छोटी हो गईं और उसने एकदम से द्रांश से पूछा, तुम अपने रूम में क्यों नहीं हो? ऋषि ने मुझे बताया था कि तुम दूसरे रूम में हो, जबकि वहां कोई और था। द्रांश ठंडे भाव से मुस्कुराया और लव के होठों को सहलाते हुए बोला, तुम बात को बदलने की कोशिश कर रही हो, बेबी गर्ल। लव उसके होठों पर हाथ रखते हुए जल्दी से बोली, नहीं, मुझे जानना है कि तुम इस रूम में क्या कर रहे हो, जबकि सबको लगता है तुम्हारा रूम दूसरा है। द्रांश कोई जवाब नहीं देता। उसका चेहरा हमेशा की तरह ठंडा और इमोशनलेस था। उसने लव को गोद में उठा लिया, फिर उसे बेड पर लेटाते हुए अपनी शर्ट उतार दी और लव के बगल में लेट गया, क्योंकि वो अक्सर शर्ट उतारकर ही सोता था। उसके सिक्स पैक एब्स और गठीले शरीर को देखकर लव के मुंह में पानी आने लगा। कोई भी द्रांश को ऐसे देखकर उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकता था, खासकर जब उसके चेहरे पर मास्क नहीं होता था। लव का मन हुआ कि वो खुद आगे बढ़कर द्रांश को पूरा निगल जाए, पर उसने जल्दी अपने इमोशंस को काबू में कर लिया और उसके गाल लाल हो गए। उसे लगा कहीं उसकी चोरी द्रांश पकड़ न ले, इसलिए वो दूसरी तरफ देखने लगी। द्रांश जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसकी कमर को पकड़ते हुए उसके गर्दन को चूम कर बोला, बेबी गर्ल, तुम बहुत पतली हो, पर तुम्हारी कमर बहुत सॉफ्ट है। फिर वो तुरंत उसकी कमर पर चिकोटी काट लेता है। आह, हाँ, क्या कर रहे हो? लव की दर्द भरी आह निकल पड़ी। वो गुस्से में द्रांश को देखती है और द्रांश आंख मार देता है। लव उसके सीने पर मुक्का मारती है, फिर उसके सीने पर सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। पहले उसे काफी अनकंफर्टेबल फील होता था जब द्रांश अपनी शर्ट उतारकर सोता था, मगर अब उसे आदत हो गई थी। द्रांश जब बर्दाश्त नहीं कर पाया,
तो एकदम से बोला, क्या तुम मुझे कुछ करने नहीं दोगी? लव एकदम से घूरते हुए बोली, किसी होटल में तो बिल्कुल नहीं, अब सो जाओ। और तुम नशे में हो। मैं बिल्कुल भी किसी नशेड़ी आदमी को अपना फर्स्ट नाइट नहीं दूंगी। ये कहते हुए वो बहुत सख्त लग रही थी। ड्रांच को बहुत बुरा लगा। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने शराब क्यों पी। अगर वो शराब न पीता तो शायद अब तक वह अपनी बेबी गर्ल के साथ एंजॉय कर रहा होता, पर ड्रांच हार नहीं मानता। वो एकदम से लव के चेहरे को देखकर बोला, मैं नींबू पानी पी लूंगा, जल्दी मेरा नशा उतर जाएगा। लव डेविल स्माइल करके बोली, पर मैं ऐसे आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी जिससे वाइन की स्मेल आए। ड्रांच उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, पर चेहरे पर भाव नहीं था। उसने अपने बालों में हाथ फेरकर कॉन्फिडेंस से बोला, तो मैं शावर लेकर आऊंगा, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। इतना कहते ही वो बिना लव की बात सुने तुरंत वॉशरूम में चला गया। कुछ देर में लव शावर की आवाज साफ सुन पा रही थी। वो अपने माथे को रगड़ती है, फिर उसे वो आदमी याद आता है जिसे उसने ड्रांच के रूम में नैना के साथ देखा था। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। वो कुछ सोचते हुए बोली, पिछले जन्म में मैंने राहु से सुना था कि ड्रांच जहां भी जाता था उसकी हर लोकेशन के बारे में लोगों को पता चल जाता था। यहां तक कि नैना भी वहां पहुंच जाती थी, जिससे लोगों को लगने लगा था कि नैना ही ड्रांच की वाइफ है। ड्रांच की लोकेशन उसके दुश्मनों को पता चलने के कारण उस पर कई बार जानलेवा हमले हुए। एक बार वो बुरी तरह घायल हुआ था, जिस कारण उसके अंदर जहर फैल गया था, पर कोई उसे टच नहीं कर सकता था, इसलिए उसे ठीक से इलाज नहीं मिला, क्योंकि यह चोट उसके पीठ पर थी। और अभी जो आदमी नैना के साथ सो रहा है वो ड्रांच का ड्राइवर है। क्या ऐसा हो सकता है कि रात बिताने के बाद वह नैना को पसंद करने लगा हो और उसके जरिए ही नैना ड्रांच तक पहुंचती हो, फिर ड्रांच की लोकेशन उसके दुश्मनों तक पहुंची हो? वो इस बारे में सोचते सोचते सो जाती है, पर नैना का हाल सुबह क्या होगा, ये सोचकर वो एक्साइटेड भी थी। जब ड्रांच वापस आता है तब तक लव सो चुकी थी। ये देखकर ड्रांच का चेहरा काला पड़ गया। उसे गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने सिर्फ टॉवल पहना हुआ था। फिर ऐसे ही जाकर वह लव को गले लगाते हुए सो गया, क्योंकि उसे लव के पास आसानी से नींद आ जाती थी। अगली सुबह होटल के बाहर भी ड्रांच के गार्ड खड़े थे। तभी कई सारी कारें वहां आकर खड़ी हो जाती हैं। खुराना परिवार कार से बाहर निकला। मिस्टर खुराना बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उनके साथ ही ओल्ड मिस्टर खुराना भी थे, जो नैना के दादाजी थे। सभी गार्ड उनके पीछे पीछे चल रहे थे। मिस्टर खुराना जैसे ही ड्रांच के गार्ड से मिले, गुस्से से बोले, इसका मतलब हमें सही खबर मिली है। ड्रांच रंधावा की बीमारी ठीक हो गई है, और वह मेरी बेटी के साथ ये सब करके बच नहीं सकता। भले ही उसने शादी कर ली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तेजी से अंदर चले जाते हैं। ओल्ड मिस्टर खुराना भी अंदर चले गए। कैप्टन वहीं पर खड़ा था। वो जैसे ही मिस्टर खुराना की बात सुनता है, हंसते हुए खुद से बोला, लगता है एक अच्छा सीन देखने को मिलेगा। वह भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। उसके बाद कई सारी कारें फिर आकर रुकी। मिसेज रंधावा अपने फोन में आए मैसेज को देखते हुए घबराकर होटल के अंदर जाती है। इस बार मिस्टर रंधावा भी थे। उनकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा डोमिनेटिंग थी। वो एक एक कदम बढ़ाते हुए गुस्से से अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। वो 50 साल के थे, पर देखने में 40 के लगते थे, क्योंकि उन्होंने खुद को बहुत फिट रखा था। इस बात से बेखबर लव और ड्रांच अपने रूम में सो रहे थे। ड्रांच लव को कसके अपनी बाहों में भर लेता है। वो टेक लगाकर लेटा हुआ था। उसका चेहरा लव के चेहरे के बेहद करीब था। लव पूरी तरीके से उसकी बाहों में लेटी थी। उसका छोटा और खूबसूरत सा चेहरा ड्रांच के खुले और सख्त सीने पर था। ड्रांच उसके कमर को धीरे धीरे छू रहा था। उसे हमेशा से लव की पतली और सॉफ्ट कमर बहुत पसंद थी, जिसे छूना उसे अच्छा लगता था। उसने उसकी कमर को इतना दबाया कि लव की गोरी कमर इस वक्त रेड हो चुकी थी और उस पर ड्रांच की उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। ड्रांच अपनी डिजायर भरी नजरों से लव को देख रहा था, फिर अपने दूसरे हाथ के अंगूठे से उसके होठों को मसलता है। लव कसमसाने लगी तो ड्रांच का चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया। वो बस यूं ही लव के चेहरे को देखता रहा। उसकी आंखों में जुनून का साफ नजर आ रहा था। धीरे धीरे उसके हाथ लव के चेहरे से नीचे की तरफ बढ़ने लगे। उसके हाथ लव के शरीर के हर एक हिस्से को बारीकी से छू रहे थे। ड्रांच इस टच को गहराइयों से महसूस करते हुए कसके अपने दांत पीस लेता है। उसका शरीर गर्म होने लगा था। उसके माथे से पसीना निकल रहा था। उसने लव की ठुड्डी को पकड़ा और उसके होठों को चूमते हुए बेदर्दी से बोला, बेबी गर्ल, बिना कुछ किए तुम मुझे अच्छे से बहकाना जानती हो।
मुझे इंतजार है उस रात का जब मैं तुम्हें एक एक कर सारे बदले तुम्हारे शरीर से चुन चुन कर लूंगा। उस रात अगर तुम रोते हुए भी मुझसे भीख मांगोई तब भी मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा। कहते ही वो जल्दी से उठ गया और वॉशरूम में जाकर ठंडे शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी मुट्ठी कसती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ नैना जब उठी तो उसे अपने शरीर में तेज दर्द महसूस हो रहा था। वो बहुत ज्यादा खुश थी। भले ही उसे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था, मगर उसके चेहरे पर एक चमक थी। वो अपने ऊपर लेटे आदमी को कसके अपनी बाहों में भरते हुए उसके माथे को चूमकर बोली, द्रांश, आखिरकार हम एक हो गए। अब तुम्हें कोई मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। अचानक नैना किसी तरह उठकर बैठ गई। फिर उसने जैसे ही लाइट ऑन की, सामने देखकर डर के मारे एकदम सन्न रह गई। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था और डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। उसने जल्दी से अपने शरीर को अच्छे से ढका और गुस्से में बोली, तुम कौन हो? वो आदमी परेशान होकर उठ गया। उसने अपनी आंखों को खोला तो उसकी नजर नैना पर पड़ी। नैना को देखते ही उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वह उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? मैं वह इंसान हूं जिसके साथ तुमने रात बिताई। नैना ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसने किसी अनजाने इंसान के साथ एक बिस्तर शेयर किया। वो गुस्से में बोली, तुमने मेरी वर्जिनिटी छीन ली, मैं तुम पर केस करूंगी। वो आदमी हंसते हुए बोला, क्या सच में? मुझे तो नहीं लगा कि तुम वर्जिन थी और तुम मेरे बिग बॉस के बिस्तर पर चढ़ना चाहती थी। क्या होगा? मैं अभी उन्हें जाकर ये सब बता दूं? नैना डरते हुए बोली, नहीं, उसे कुछ मत बताओ। पर तुमने क्या कहा? बिग बॉस? कौन है तुम्हारा बिग बॉस? वो आदमी अजीब तरीके से मुस्कुराकर बोला, और कौन? द्रांश रंधावा। नैना अब और भी ज्यादा डर गई थी, मगर उसे अब भी गुस्सा आ रहा था। वो उस आदमी को उंगली दिखाते हुए बोली, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ये द्रांश का कमरा नहीं था? वो आदमी मुंह बनाकर बोला, था, पर मेरे बिग बॉस ने रात के लिए ये रूम मुझे दिया था और कहा था कि अगर कोई खूबसूरत लड़की मेरी बाहों में आना चाहे तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं। नैना का चेहरा और भी ज्यादा पीला पड़ गया था। उसने हकलाते हुए पूछा, क्या तुम द्रांश के बॉडीगार्ड हो? उस आदमी ने बहुत ही आराम से जवाब दिया, नहीं, ड्राइवर हूं। अब तो नैना को लगा जैसे कोई गड्ढा होता और वो उसमें समा जाती, क्योंकि उसने एक ड्राइवर के साथ रात बिताई थी। वो सिसकते हुए बोली, द्रांश ने ये सब जानबूझकर किया है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। नैना के डैड मिस्टर खुराना फिक्र से बोले, नैना, नैना, क्या तुम अंदर हो? दरवाजा खोलो, देखो डैडी आए हैं। अपने डैड की आवाज सुनकर नैना बहुत ज्यादा डर जाती है। उसने जल्दी से खुद को ढाका और ड्राइवर के ऊपर तकिया फेंकते हुए दांत पीसते हुए बोली, चुपचाप निकल जाओ यहां से। अगर किसी को बताया कि मैंने तुम्हारे साथ रात बिताई तो मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। अभी निकलो। वह ड्राइवर अजीब तरीके से नैना को देखता है तो नैना इस बार धमकी देते हुए बोली, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं? मैंने कहा ना, हम बाद में बात करेंगे और इस बारे में द्रांश को मत बताना। इतना कहकर वह अपना फोन नंबर देती है और उसके हाथ में पकड़ाते हुए उससे जबरदस्ती खिड़की से बाहर जाने का इशारा करती है। वो घबराते हुए बोली, तुम द्रांश के ड्राइवर हो, यानी तुम्हें सब कुछ आता होगा। कपड़े पहनो और तुरंत निकलो। वो ड्राइवर टाइम देखता है तो उसके निकलने का टाइम वैसे भी हो गया था। उसने अपने कपड़े पहने और खिड़की से कूद गया, क्योंकि द्रांश के साथ जो भी काम करता था वो फाइटर होते थे, उन्हें सब आता था, फिर चाहे वो एक शेफ ही क्यों ना हो। नैना भी अपने कपड़े पहन लेती है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला वो रोते हुए मिस्टर खुराना से लिपट गई। मिस्टर खुराना रूम की हालत देखते हैं तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मिस्टर रंधावा भी उनकी हालत देखकर मुट्ठी बंद कर लेते हैं, हालांकि उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ओल्ड मिस्टर खुराना नैना के बालों को सहज करते हुए ठंडी आवाज में पूछते हैं, कहाँ है द्रांश रंधावा जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया? उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। नैना एक पल के लिए हैरान हो जाती है, मगर उसके दिमाग में कुछ आता है तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह कमजोर सी आवाज में रोते हुए बोली, दादाजी, मुझे नहीं पता। मैं जब सुबह उठी तो रूम खाली था, मेरे अलावा अंदर कोई नहीं था। मुझे काफी डर लग रहा था, इसलिए मैंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसके रोने से ओल्ड मिस्टर खुराना और मिस्टर खुराना बहुत गुस्से में थे। मिसेज रंधावा चिंता से बोली, बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वह तो किसी को टच भी नहीं कर सकता। ऐसा झूठ मत बोलो नैना।
मैं हमेशा तुम्हें अपनी बेटी जैसा मानती हूँ, पर तुम तो मेरे ही बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही हो। ये सब कहते समय उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और गुस्सा भी। तो नैना रोते हुए बोली, मैं किसी को नहीं फंसा रही आंटी, क्या आपको मेरी हालत नहीं दिख रही? इतना कहते ही नैना मन ही मन डेविल स्माइल करके बोली, द्रांश इसी होटल के किसी रूम में है। भले ही वो मेरे साथ नहीं था, पर वो इस होटल में था। यही सबसे बड़ा सबूत है। अब कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। अब दादाजी और डैडी उसकी शादी मुझसे जरूर करवा देंगे। ओल्ड मिस्टर खुराना गुस्से में मिस्टर रंधावा से बोले, मिस्टर रंधावा, मुझे यकीन है आप मेरी पोती को जस्टिस दिलाएंगे। बुलाएं अपने काया बेटे को, जिसने मेरी पोती के साथ खिलवाड़ किया है। मिसेज रंधावा द्रांश के बचाव में कुछ कहना चाहती थी, मगर मिस्टर रंधावा ने हाथ उठाकर रोक दिया। उनके दिमाग में क्या चल रहा था, किसी को नहीं पता था। नैना ये सब देखकर खुश हो गई। वहीं द्रांश शॉवर लेने के बाद लव को गोद में उठाता है और होटल से निकल जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लव ज्यादा वक्त तक इस घटिया होटल में रुके। मिस्टर रंधावा अपने गार्ड्स को द्रांश के बारे में पता लगाने के लिए भेजते हैं। उन्हें पता चलता है कि द्रांश अपने विला जा चुका था। वे सब द्रांश के विला के लिए निकल चुके थे। लव जब उठती है तो वो खुद को बेड पर अकेली पाती है। खुद को घर में देखकर वह हैरान हो जाती है, मगर फिर ज्यादा ना सोचते हुए वो जल्दी से शॉवर लेने चली गई। द्रांश आंखें बंद करके स्टडी रूम में बैठा था। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। ऋषि परेशान होते हुए अपने बैग से एक इंजेक्शन निकालकर टेबल पर रख देता है, फिर उसने अपने ग्लव्स उतार दिए। द्रांश जल्दी से इंजेक्शन लेता है और उसे अपने हाथ में लगा लेता है। उसकी आंखें बेहद लाल थीं। ये देखकर ऋषि चिंता करते हुए बोला, इस हालत में तुम्हारे लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। तुम शादीशुदा हो, तुम उसके साथ वह सब क्यों नहीं करते? मैं गिनती भी नहीं कर सकता कि जब से तुम्हारी और उसकी शादी हुई है, तब से तुम कितनी बार यह इंजेक्शन ले चुके हो ताकि खुद को कंट्रोल कर सको। द्रांश उसे ठंडी निगाहों से देखता है तो ऋषि चुप हो जाता है। जब उसने देखा कि द्रांश की हालत ठीक है, तो वो उठकर जाने लगा। रास्ते में उसे लव मिल गई। लव ऋषि को इतनी सुबह देखकर हैरानी से पूछती है, तुम? ऋषि पहले तो उसे घूरता है, फिर स्टडी रूम की तरफ देखते हुए सीरियस होकर कहता है, लव सच सच बताओ, क्या तुम द्रांश को पसंद करती हो या नहीं? अगर कभी उसकी ऐसी हालत हो जाए कि उसे तुम्हारी बॉडी की जरूरत पड़े, तो क्या तुम उसके साथ नाइट स्पेंड करोगी? लव पहले तो हैरान थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ऋषि डायरेक्ट उससे इतनी सुबह ऐसा उल्टा सीधा सवाल करेगा। वो हाथ बांधकर गुस्से में बोली, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? ऋषि सीरियस होकर बोला, मुझे नहीं पता तुम्हें इस बारे में पता है या नहीं, लेकिन द्रांश तुम्हें देखते ही अपने काबू से बाहर हो जाता है। उसे अक्सर अपनी डिजायर को रोकने के लिए इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। अगर वो ज्यादा इंजेक्शन लेगा, तो यह उसकी बीमारी को भी बढ़ा सकता है। तुम्हें अच्छे से पता है उसकी बीमारी कितनी बड़ी है। इतना कहते हुए वो वहां से चला गया। वहीं लव अपनी जगह पर जमकर खड़ी हो गई। उसके ऊपर जैसे बम ब्लास्ट हुआ था। शौक के मारे उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। पर तभी दिव्या, जो बॉल खेल रहा था, लव को आकर लगी, तो लव एकदम से होश में आई। उसने अविश्वास से कहा, आई डोंट बिलीव दिस, ऐसा कैसे हो सकता है? पर क्या सच में द्रांश? इतना कहते हुए वो कसके अपने होठों को दबा लेती है। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे कभी नहीं लगा कि द्रांश के साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो जल्दी से स्टडी रूम के अंदर भाग जाती है। अंदर द्रांश अपनी आंखें बंद करके अपनी लेदर की चेयर पर बैठा था। वहां की लाइट बहुत ही डिम थी, मगर लव द्रांश का अट्रैक्टिव चेहरा साफ देख पा रही थी। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें थीं और टेबल पर और भी इंजेक्शन रखे थे। ये देखकर लव को बुरा लगा। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। उसने अपने होठों पर चबाते हुए धीरे से पूछा, तुम कब से इंजेक्शन ले रहे हो? द्रांश का चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया। वह ठंडे भाव से बोला, बेबी गर्ल, ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो रहा, जाकर ब्रेकफास्ट करो। तुम्हें कॉलेज जाना है, हम बाद में बात करेंगे। लव उसके सामने खड़ी हो गई और इंजेक्शन की तरफ इशारा करते हुए नाराजगी से बोली, क्या तुम्हें अपनी हेल्थ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? तुम पहले से ही इतनी दवाएं खाते हो और ऊपर से इंजेक्शन भी ले रहे हो। उसकी फिक्र देखकर द्रांश के होठों पर एक सरकास्टिक स्माइल आई। उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और कानों में झुकते हुए शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, तो तुम अपना शरीर मुझे दे दो, मैं इंजेक्शन दोबारा नहीं लूंगा। लव की पकड़ ढीली पड़ गई। उसे द्रांश की चिंता थी, मगर उसकी यह बात सुनकर वो खुद को शर्माने से रोक नहीं पाए।
वो द्रांश के कंधे पर जैसा ही झुकती, अचानक उन दोनों के कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज पड़ी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर उठकर बाहर चले गए। दिव्य फुटबॉल के साथ खेल रहा था। उसने एक जोरदार किक मारी थी। बॉल एक बॉडीगार्ड की तरफ उछलकर आए, क्योंकि वो बॉडीगार्ड भी दिव्य के साथ खेल रहा था। पर अचानक बॉडीगार्ड के होठों पर एक डेविलिश स्माइल आ गई और वो जानबूझकर अपनी जगह से हट गया। बॉल सीधा जाकर नैना के मुंह पर लगी और नैना की जोरदार चीख पूरे विला में गूंज उठी। वो मुंह के बल जमीन पर गिर गई थी और उसके नाक से खून बहने लगा था। हालांकि दिव्य छोटा था, मगर उसे फुटबॉल पसंद था। वो बहुत अच्छे से फुटबॉल खेलता था और उसकी किक भी बहुत तेज थी। नैना की चोट लगने से ओल्ड मिस्टर खुराना गुस्से में चिल्लाए, तुम बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को मारने की? उनकी इतनी तेज आवाज सुनते ही दिव्य चौंक जाता है। दिव्य नैना को देखता है, फिर ओल्ड मिस्टर खुराना को देखते हुए अपने कमर पर हाथ रखकर बोला, पर ओल्ड अंकल, दिव्य ने आंटी को नहीं मारा, वो तो गलती से लग गई। मिस्टर खुराना गुस्से में बोले, कितना बदतमीज बच्चा है। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है कि तुम बड़ों से जुबान लड़ाओ? बगल में मिसेज रंधावा खड़ी थी। उन्हें देखते ही दिव्य उछलते हुए उनके पास भाग गया। उसने जल्दी से मिसेज रंधावा का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर खींच लिया। दादी। ओल्ड मिस्टर खुराना ही नहीं बल्कि मिस्टर रंधावा भी हैरान थे उसे दादी सुनकर। इनफैक्ट वो तो एक बच्चे को द्रांश के घर में देखकर हैरान थे। नैना किसी तरह उठकर खड़ी हो गई। उसने गुस्से से गिरा और नफरत से दिव्य की तरफ देखकर उसकी तरफ बॉल फेंक दी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि नैना ये करेगी, पर बॉल दिव्य को लगने से पहले ही एक फ्लावर वास बॉल से टकराई और बॉल दूसरी दिशा में गिर गई। दिव्य डरते हुए मिसेज रंधावा से चिपक गया। नैना दांत पीस रही थी। तभी एक ठंडी आवाज उन सभी के कानों में पड़ी, ऐसा लगता है मिस नैना चाहती हैं कि मैं उनकी अच्छे से खातिरदारी करूं। सभी सीढ़ियों के पास देखते हैं तो वहां पर लव गुस्से में खड़ी थी। उसका एक हाथ उसकी जेब में था। लव की आंखें इस वक्त गुस्से से जल रही थीं। राहु और केतु भी अचानक नैना के पास अचानक प्रकट हो गए और उसके ऊपर गन तान दी। नैना बुरी तरह डर गई। लव के पीछे द्रांश को देखकर नैना रोते हुए बोली, द्रांश देखो, इस बच्चे ने मेरी क्या हालत कर दी। इसने मुझे बॉल मारी और अब ये लड़की मुझे धमकी दे रही है। आखिर इस कैरेक्टरलेस लड़की की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? और इसका नाजायज बच्चा भी इसकी तरह ही। उसने इतना कहा ही था कि तभी द्रांश ने अपने गार्ड्स को ठंडी निगाहों से देखा और गार्ड ने एक जोरदार थप्पड़ नैना के गालों पर मार दिया। नैना का तो गाल ही सुन्न पड़ गया था। हर कोई शॉक्ड था। तभी द्रांश उसे ऊपर देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, तुम किसे नाजायज कहने की हिम्मत कर रही हो? वो द्रांश रंधावा का बेटा दिव्य द्रांश रंधावा है, और जिसे तुम कैरेक्टरलेस कह रही हो वो मेरी बीवी लविश का द्रांश रंधावा है। तुम उसके जूते भी पकड़ने के लायक नहीं हो और उसे कैरेक्टरलेस कहने की हिम्मत कर रही हो। उसके शब्द काफी कठोर थे, जिन्हें सुनकर खुराना फैमिली का खून खौलने लगा। वहीं मिस्टर रंधावा की नजरें केवल लव के चेहरे पर थी। फिर वह दिव्य को देखने लगे। उनकी आंखों में थोड़ी कंफ्यूजन नजर आ रही थी। जब द्रांश ने देखा कि कैसे मिस्टर रंधावा लव को देख रहे हैं तो उसका चेहरा काला पड़ गया। वो तुरंत लव के आगे खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर जलन के अंश देखकर मिस्टर रंधावा अपनी आईब्रो पर कर लेते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।